कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि लगभग 97% ऑफ इंडियंस और 94% ऑफ इंडियंस विटामिन B12 और विटामिन डी में डेफिशिएंट है, मतलब उनमें विटामिन B12 की कमी है और विटामिन डी की कमी है। हमने विटामिन B12 के बारे में तो बात किया, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। क्या होता है, कहाँ मिलता है, कितना लेवल है, कैसे उस लेवल को पूरा करेंगे और कमी होने के कारण क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। तो सपना, ये सब जगह विटामिन डी बहुत आजकल हो रखा है। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट है, इसलिए हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। आप ये बताओ कि विटामिन डी की एक फ़ीमेल की लाइफ में क्या महत्व है। विटामिन डी, जैसे आपने ये सवाल पूछा है, और ये बहुत ज़्यादा एक रिवाज भी हो गया है कि सब लोग अपना विटामिन B12 और विटामिन डी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। तो आखिर क्या होता है ये विटामिन डी? तो विटामिन डी, इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। और ये हमारे शरीर में, फीमेल्स में, मेल्स में, सभी में हमारी जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उसको मजबूत करता है। मसल्स को, बोन्स को, दांतों को मजबूत करता है। बच्चों के ओवरऑल फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमियों से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये काफ़ी फ़ायदे का कारक है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए। आपने दो शब्द का इस्तेमाल किया, सनशाइन विटामिन और फैट सॉल्युबल। पहले हम लोग इसको बात करते हैं, सनशाइन विटामिन इसको क्यों बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, विटामिन डी नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि हमको ये सनलाइट से मिलता है, क्योंकि जब सन की किरणें हमारी चमड़ी पे, स्किन पे पड़ती है, तो उसके साथ हमारी स्किन पे जब ये रेस पड़ती है तो विटामिन डी फॉर्मेशन बॉडी में होता है। तो इसका फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ही वही है। और जैसा कि आजकल सभी लोग धूप में बैठना बंद कर दिया है, कॉस्मेटिक पर्पस के कारण, धूप, ग्लोबल वार्मिंग, धूप ज़्यादा तेज हो रही है और थोड़े मिस की वजह से, तो इस कारण से सब में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो क्या अगर मैं कोट पैंट पहन के सूर्य किरण में खड़े हो जाऊं तो मेरे को विटामिन डी मिल जाएगा? अगर मैंने आंखों में गॉगल्स लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं तो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी कवर्ड है तो सन की किरणें आपकी स्किन पे, चमड़ी पे नहीं पड़ रही है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं धूप में बैठा हूँ और मुझे विटामिन डी मिल रहा है फुल्ली कवर्ड, तो वो टोटली रॉन्ग है। और इसमें हमारे कुछ क्राइटेरिया है जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन धूप में बैठना ज़रूरी है, कौन से टाइम में बैठना ज़रूरी है, और कितना बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होना, ये सारे ही सवाल अब हम आंसर करेंगे। अभी आपने ये जब टॉपिक ही छेड़ दिया है तो ये बताओ कि दिन के कौन से टाइम में, सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में अगर कोई आदमी बैठे तो उसको विटामिन डी मिलेगा? कौन से समय में बैठे, कैसे पोजीशन में बैठे और कितनी देर के लिए बैठे? तो यहाँ पे 3 सवाल है कि कौन से समय में हमको विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो उसका जवाब है कि 11 बजे के आसपास की हम बात करते हैं। तो 10:30-11 बजे के आसपास जो सूर्य की किरणें होती है, और लगभग 2 या 3 बजे तक की बात करते हैं। इस समय आपको धूप में बैठना है। आपके बॉडी पार्ट्स का क्या क्या एक्सपोजर होना चाहिए? बेसिकली गर्दन हो गया, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट है, आर्म्स है, और प्रिफरेबली बैक, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा टैनिंग की चिंता होने लग जाती है सबको। तो बैक पार्ट पे अगर हम उल्टा बैठे सन की किरणों की तरह, तो वो हमारे बैक पार्ट पे विटामिन डी फॉर्मेशन होगा। कितनी देर बैठना है? एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, 25 मिनट एवरेज इनफ है। तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि 11 से 3 के बीच में रोज़ 10 से 15 मिनट, कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार बैठना है, मिनिमल क्लॉथिंग के साथ। मतलब स्लीवलेस पहन सकते हैं, शॉर्ट्स, गंजी पहन सकते हैं। आपका बैक, एब्डोमेन, लेग्स, फोर आर्म्स, आर्म्स सब अनकवर्ड रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जब आपका यूवी रेज आपके स्किन पे पड़ती है तो वो अल्फ़ा कैल्सिडियोल बनाता है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में बोला था कि इंडिया में 94% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में क्या हुआ है कि हमको विटामिन डी नहीं मिल रहा है? जी, देखिए, अगर आप पुराने ज़माने की, हमारी दादी नानी की, हमारी खुद की भी याद करें, तो हमेशा ऐसा बोला जाता था कि बेटा आज तूने बाल धोए, जाके धूप में बैठ जा। संडे संडे हम, स्कूल की छुट्टियां होती थी और हम बाल धोया करते थे, खासतौर से फीमेल्स, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। और बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी से या बच्चे हैं तो उनकी हम धूप में बैठ के मालिश करते थे।
और बच्चों को भी धूप में खिड़की में हल्की धूप आ रही है या वरांडा पोर्च में धूप आ रही है, तो बच्चों के दोनों पार्ट्स खोल के नीचे हम लोग धूप में रखते थे। और कई बार लेडीज़ ये जो सारा अपना रसोई की चीज़ें भी हैं, जैसे पापड़ बेलना है या कहीं सारी चीज़ें, गेहूँ सुखाना है या अनाज को बीनना है, तो इस तरह के काफ़ी सारे काम धूप में बैठ के करे जाते थे, जिससे उनको टाइम टू टाइम विटामिन डी मिलता था, उनको भी, बच्चों को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी। पर आजकल ये सभी कुछ बंद हो गया है, लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा हम कॉस्मेटिक पर्पस और टैनिंग के कारण भी हम लोग विटामिन डी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम धूप में नहीं बैठ रहे हैं। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं लगभग दिन में 24 में से 20 घंटे में एसी में रहता हूँ। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है विटामिन डी नहीं मिलने का। जो भी कॉरपोरेट ऑफिस कल्चर्स में होते हैं वो ऐसे पूरा कवर्ड रहते हैं, बाहर धूप में नहीं घूमते। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, स्कूल से आके बस्ता अपना फेंक के बाहर गार्डन में, ग्राउंड में खेलने भाग जाया करते थे धूप में। वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी है। हम लोगों ने चलना बंद कर दिया है धूप में, साइकिल ना तो साइकिल ना वो हम लोग जाते हैं तो प्रेफरेबली एसी वाली कार्स में जाते हैं, ट्राई करते हैं कि हमको बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़े। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है विटामिन डी नहीं मिलने का। दूसरा कारण है जो डाइट सोर्स जो होते हैं, जो सी फूड्स जो होते हैं, ऑयली फिश जो होती है, इन सब में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है। वेजिटेरियंस में ऑब्वियसली विटामिन डी लेवल इसलिए कम होता है। और तीसरा, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उन लोगों को, मुझे लेडीज़ में जो वो कपड़ा पहनते हैं, जो हिजाब जो होता है, जो बुर्का होता है, उसके कारण उनका शरीर पूरा कवर्ड रहता है, उसके कारण भी उनको विटामिन डी की कमी रहती है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। आपने बहुत ही अच्छे टेक होम मैसेजेस बताए कि क्यों विटामिन डी कम हो रहा है, कि अभी रिसर्च ज़्यादा होने लगी है, ज़्यादा इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अब हमको इसका इम्पोर्टेंस भी पता पड़ने लगा है कि भाई विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम करता है, खास तौर से कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसलिए अब इसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी है। अब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो आप ये बताओ कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। विटामिन डी एक तो सारे ही एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चे हो, चाहे रिप्रोडक्टिव एज के यंग फीमेल्स मेल्स हो या एल्डरली मेल्स फीमेल्स हो, सभी के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी किस फॉर्म में हमको समझ में आए या महसूस हो, तो जैसे वीकनेस होने लगती है, मांसपेशियाँ या मसल्स में पेन होना, हड्डियों में पेन होना, मतलब लाइक हड्डियाँ दुखती है, पाँव में क्रैम्प्स हो रहे हैं, कमर का बैक एक ज़्यादा होना, किसी को थायराइड की ऑलरेडी टैबलेट्स चल रही है तो उनमें ऑलरेडी कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती ही है, और रोग प्रतिकारक शक्ति थोड़ी सी कम होने लगती है। तो ये सारे चिन्ह हैं जो जिससे हमको पता पड़ते हैं। बेसिकली विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म भी इंटरलिंक्ड है। और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ऑफ साइंस पढ़ा है उनको ये पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमको लगभग ज़िंदगी की सारे प्रोसेसेस, सांस लेने से लेके रिप्रोडक्शन से लेके चलना फिरना, खेलना कूदना, सब में विटामिन डी की हमको ज़रूरत पड़ती है। मैंने आगे बताया था कि सी फूड्स में विटामिन डी मिलता है, तो हम जैसे वेजिटेरियन लोगों को अगर विटामिन डी खाना हो तो हमको क्या करने का, कोई खाने का ऐसा कोई फ्रूट या कोई सब्जी या कोई चीज़ है जिसमें विटामिन डी मिल सकता है हमको? ऐसी कई सारी चीज़ें बोलते हैं जिसमें नॉमिनल मिनिमल अमाउंट ऑफ विटामिन डी होता है। जैसे अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना में क्या होता है कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम वगैरह होते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है। विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों ही साथ में जुड़ा है। अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेगा तो उसमें ऑब्वियसली विटामिन डी भी साथ में टैबलेट्स में, सप्लीमेंट्स में होता है, क्योंकि दोनों आपस में मेटाबॉलिकली लिंक्ड है। उनका जो आपस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसमें दोनों फॉस्फोरस और विटामिन डी का भी रोल है। आप बताइए। मतलब बनाना इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, यहाँ पर हमारे थायराइड के बाजू में एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इसलिए जब हम डाइट रिच इन बनाना लेते हैं तो हमको मैग्नीशियम इम्प्रूव होता है, उसके कारण हमको विटामिन डी और कैल्शियम का हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। अच्छा, हम लोग इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं। क्या विटामिन डी का इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना है, या विटामिन डी हम लोग देते हैं तो
फर्टिलिटी बढ़ती है, ऐसा कुछ होता है? अभी जैसे इनफर्टिलिटी की बात हो रही है कि बच्चा नहीं रहना या प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होना, तो इस तरह के फीमेल्स में काफ़ी सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं और मोस्ट कॉमन जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस देखने में आते हैं उसमें पीसीओएस इसका एक मेजर कारण है। इसके अलावा ओबेसिटी, कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है तो इनमें जो विटामिन डी है उसका एक मेजर रोल है। तो इसीलिए अगर हम केवल थायराइड को करेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम उनका कैल्शियम और विटामिन डी करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको कई बार कंसेप्ट का पेशेंट कंसीव नहीं हो पाती है या फिर वो कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका नहीं होता है। फाइब्रॉयड या ओवरियन का कैंसर, इसमें कभी विटामिन डी का कुछ लिंक है? इसमें थोड़ा सा स्टडीज़ पे हमको देखना पड़ेगा, बट कुछ स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि शायद विटामिन डी की कमी से भी फाइब्रॉइड हो सकते हैं, बट उसका एक अलग ही थ्योरी है। आप क्या बोलेंगे इस पे? बहुत सारी स्टडीज ऐसे बोलती हैं कि फाइब्रॉयड विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विटामिन डी देंगे तो फाइब्रॉयड नहीं होगा, लेकिन एसोसिएशन है, एक कॉजल एसोसिएशन है। इनफर्टिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा। पीसीओडी वाले फीमेल्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाले पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और ऐसा बोलते हैं जो पेशेंट आईवीएफ टेस्टिव बेबी करा रहे हैं उनका भी अगर विटामिन डी लेवल हम लोग सप्लीमेंट करें, अगर उनका लेवल नॉर्मल करें तो आईवीएफ में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने एक फैट सॉल्युबल विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अगर फूड पिरामिड देखी जाए तो जो बचपन से बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनको प्रोटेक्टिव एजेंट्स बोलते हैं, जो बॉडी को रोग प्रतिकारक शक्ति से बढ़ाता है और उनको डिजीजेस और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तो जैसे कि आपका ये सवाल है कि है ना फैट सोल्यूबल, तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और ख़ास तौर से जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चारों ही विटामिन्स फैट सोल्यूबल है। मतलब अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं, डाइट में कंज्यूम करते हैं या सप्लीमेंट्स में कंज्यूम करते हैं तो उनका फैट में एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए इस तरह के जो विटामिन्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनको प्रिफरेबली हम मील के साथ, कोई भी खाते समय जब हम कुछ भी खा रहे हैं तब उनको हम कंज्यूम करने का बोलते हैं। ये थोड़ा हमने ना टेक्निकल लेवल पे बताया। और बाकी जो हमारे विटामिन B1 to B9 या B10 तक के जो विटामिन्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो इसलिए ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि वो विटामिन हमको कब लेना है, मील्स के साथ लेना है या खाली पेट लेना है, इसके लिए जानकारी हमारे लिए ज़रूरी होनी चाहिए। और फैट सॉल्युबल होने के कारण वो बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर भी रहते हैं और इसलिए उसकी टॉक्सिसिटी लेवल्स होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आऊँगा। अभी सपना, बहुत सारे लोग हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स, बॉडी चेकअप की रिपोर्ट्स करा के आते हैं, विटामिन डी का लेवल कम है, तो आप ये बताओ कि विटामिन डी का नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होता है? जी, दर्शक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आफ्टर ऑल विटामिन डी होना कितना चाहिए। अभी देखिए, अलग अलग लैब्स की अगर बात करें तो उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 to 40 की रेंज हम पकड़ सकते हैं, 30 to 50 की IU यूनिट्स जो उनका लैब में टेस्टिंग होता है। एनीथिंग मोर देन 30, अगर आपका विटामिन डी लेवल 30 से ज़्यादा है तो अच्छा है, एडिक्वेट है। बिटवीन 20 to 30 इट शोज़ इनसफिशेंसी, मतलब वो कमी है बॉडी में। और अगर 20 से कम है तो वो बहुत कम है और इसका मतलब है कि बॉडी में डेफिशिएंसी है और हो सकता है कि आपको सिम्टम्स भी हो रहे होंगे, क्योंकि इनसफिशेंसी लेवल पे आपको शायद सिम्टम्स या चिन्ह महसूस नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे उसके लेवल कम होना शुरू होंगे, थकान होने लगी, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थोड़ी कसरत करने पर दर्द, बॉडी एक, मसल पेन, बोन पेन, ये सारी चीज़ें उनको हो रही होंगी। मतलब 20 to 40 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लेवल से, और 50 के जब ऊपर जाता है तो हम लोग उसको हाइपर विटामिनोसिस डी बोलते हैं, मतलब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के कारण डिहाइड्रेशन, हाइपरकैलेमिया, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा इसका लेवल नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि सपोज़ हमारी किसी की रिपोर्ट में आया कि किसी का विटामिन डी लेवल है 20, इनसफिशिएंट रेंज में है, तो विटामिन डी लेवल जल्दी से बढ़ाने के लिए सनलाइट और डाइट के अलावा क्या रास्ते हैं? देखिए, सनलाइट और डाइट तो हम काउंसलिंग करते ही हैं, बट उनका क्या प्रोफेशन है, वो कौन से एज ग्रुप के हैं, उसके लिए उनको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो डेफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है लेवल्स, तो हमको उसको बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स आर द मेन थिंग।
बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, पाउडर के फॉर्म में जिनको सैशेस बोलते हैं, लिक्विड बॉटल्स भी आ गई हैं, गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, शायद अभी भविष्य में फिल्म भी आ जाए। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, उनका प्रॉपर डोज शेड्यूल होता है और उस हिसाब से हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जेल फॉर्म में भी आता है, जेल जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ऑयल बेस्ड विटामिन डी कैप्सूल्स भी आते हैं और विटामिन डी के इंजेक्शन्स भी आते हैं 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। लेकिन हम लोग जो मैक्सिमम प्रेफर करते हैं, आइडियली हम लोग जिलेटिन बेस्ड ऑयल कैप्सूल्स देते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के वंस पर वीकली। अच्छा, एक आदमी को या औरत को एक दिन में कितना विटामिन डी की ज़रूरत होती है? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1000 टू 2000 IU यूनिट्स पर डे हम बोलते हैं। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई यंगर एज है, बच्चा है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, फीमेल बच्ची दूध पिला रही है, मेनोपॉजल लेडीज़ है या एल्डरली है जो मेनोपॉज हो चुका है, एल्डरली फीमेल्स है, मेल, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है डिपेंडिंग उनको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको और कोई बीमारियां हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, और उनका किस तरह का वर्क है। जैसे जो एथलेटिक्स हैं या जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका किस तरह का वर्क शेड्यूल है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम सबको प्रेस्क्राइब करते हैं। पर एवरेज 1500 से 2000 IU यूनिट्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि सपोज़ किसी को डेफिशिएंसी आई तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन का हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है, किस किस हिसाब से देते हैं हम लोग? विटामिन डी की ये जो मार्केट में हमारे पास 60,000 यूनिट्स की टैबलेट्स अवेलेबल है। टैबलेट्स, सैशेट्स या इट्स लाइक डोज इज लाइक 60,000 यूनिट्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते में 60,000 यूनिट्स हमको उनको देना है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें कंप्लायंस बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि क्या है, अगर आप एक बॉटल ला रहे हैं और उसमें अगर 30 गोलियां हैं तो एक दिन खाया, एक दिन भूल गए, हफ्ते में शायद एक या दो बार ही खाया, तो पेशेंट को जो सप्लीमेंट है वो प्रॉपर डोज में जा नहीं रहा है, कंप्लायंस नहीं हो रही है। लेकिन हफ्ते में अगर एक ही गोली लेनी है और संडे अगर हम बांध दें कि भाई हर संडे को हमको एक गोली लेनी है, तो उस हिसाब से महीने की 4 ही गोली आती है। तो इनिशियल जो डेफिशिएंट स्टेट है या इनसफिशिएंट स्टेट में हम लोग उसको वीकली वंस हम प्रेस्क्राइब करते हैं, और हम 8 to 10 वीक्स के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लड लेवल्स क्या है, उनको कितने सिम्टम्स हैं और क्या तकलीफ हो रही है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, बच्चा रखना है, एल्डरली है, तो सारे एज कैटेगरी में अलग अलग 8 to 10 वीक्स के लिए, मैक्सिमम 12 वीक्स के लिए हम हफ्ते में एक बार देते हैं। फिर बाद में हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आप 15 दिन में एक बार लीजिए, लाइक महीने में 2 बार बोलते हैं। फिर ग्रेजुअली हम वंस अ मंथ कर सकते हैं, या फिर हम 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके उनको एक डेली सप्लीमेंट, हम जो कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट होता है जो डेली डोज की रिक्वायरमेंट रखता है, हम वो भी दे सकते हैं। ये सपना ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें बताया जो हम लोग करते हैं। टेक्स्ट बुक के हिसाब से 8 to 10 वीक्स हम लोग 60,000 यूनिट्स पर वीक या फिर 4 to 6,000 यूनिट्स पर डे देते हैं। उसके बाद 8 to 10 वीक्स के बाद हम लोग विटामिन डी का लेवल दोबारा करवाते हैं, और एक बार अगर विटामिन डी का लेवल मोर देन 30 आ गया तो फिर हम लोग उसको मेंटेनेंस डोज पे 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। पर चूँकि विटामिन डी का अगर हम लोग खाली विटामिन डी का टेस्ट कराने जाएँ तो 900 से 1000 रुपये का टेस्ट होता है। इससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली उसको डेली मेंटेनेंस डोज पे रख दें। बट इसमें मैं एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहूँगी कि मेरी एक कैबिन में जितने भी महिलाएं और पेशेंट्स आते हैं, मैं सबको एडवाइस करती हूँ, लेकिन वो 4 गोली का एक पैकेट लेके जाते हैं और दे नेवर कम अप फॉर द सेकंड डोज। तो इसे प्रेस्क्राइब डोज कंप्लीट कर लिया, सपोज आपने 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया और मे बी आप नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स का अगर ब्रेक रख रहे हैं तो इसको आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार विटामिन डी का 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए इनफ है, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम डाइट, सन एक्सपोजर और टाइम टू टाइम आपको इसको सप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा, और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के अंदर ये करते रहना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ कि जो लोग रोज़ टैबलेट्स लेते हैं उनको कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि मॉर्निंग में लेना है कि इवनिंग में लेना है, ऐसा कुछ टाइम होता है? टैबलेट्स का ऐसा है कि जो विटामिन डी हम मोस्टली मील के साथ देते हैं। अगर वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो प्रेफरेबली अगर उनका जो अगर ब्रेकफास्ट अच्छा हो रहा है या लंच अच्छा हो रहा है तब आप ले लीजिए। मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को नाइट टाइम में टैबलेट्स अवॉइड करने का बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई एल्डरली है, उनका पाचन वगैरह ठीक नहीं है, तो रात को उनको गैस एसिडिटी हो सकती है। अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की वो बॉटल भी आ गई है 60,000 यूनिट की, वो आपके हिसाब से प्रैक्टिकली कितना सही है? क्योंकि मेरे को बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, सर वो पूरी बॉटल पीनी है, उसमें से आधी चम्मच पीनी है, 1 चम्मच पीनी है। इसलिए हम लोग नॉर्मली जिलेटिन कैप्सूल प्रेफर करते हैं। सैशेट्स में थोड़ा सा कभी कभार गिर जाता है, डोज पूरी नहीं जाती है,
लोग मिसप्लेस कर देते हैं, कभी वो हाइग्रोस्कोपिक के कारण वो सब प्रॉब्लम होती है। सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से जेलेटिन कैप्सूल, जिसके अंदर वो लिक्विड बेस लिपिड फैट बेस्ड वो मॉलिक्यूल भरा हो। इसके अलावा फिजिशियन 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन भी लगाते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम डोज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तब लगाते हैं। आपको कुछ ऐड करना है? जी, आपने ये जो बात बोली है ना कि बॉटल फॉर्म में जो आता है, एक्चुअली नॉर्मली देखा जाए ना तो ये जो बॉटल्स होती है वो 4 बॉटल का पैक ही आता है 1 मंथ का कोर्स, क्योंकि 1 वीक की 1 बॉटल, तो ये पूरी बॉटल पीनी है। कई बार क्या होता है, इनके टेस्ट कई लोगों को नहीं जमते, कुछ लोगों को शायद डायबिटीज़ होता है तो उनको ये रहता है कि इसमें शुगर है, तो इसलिए जैसे आप बोल रहे हैं कि सिंपल सा कैप्सूल या कोई सी सिंपल सी टैबलेट इज़ फार बेटर। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि उसको अपने छुट्टी के दिन से आप जोड़ दीजिए, और एवरी संडे इज़ लाइक अ विटामिन डी का एक डोज पूरी फैमिली ही ले सकती है, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ कोई भी सभी लोग ले सकते हैं, और इस तरह से वो याद भी रहेगा। आपने बोला एवरी संडे, मैं वही बोलने वाला था, सन फॉर सनशाइन, सन फॉर संडे और सन फॉर विटामिन डी डे। एवरी संडे शुड बी ए विटामिन डी डे, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, सपोज़ कोई एक वीक में ले रहा है टैबलेट, संडे को भूल गया, तो फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि सर संडे को भूल गया, अब क्या करें? तो क्या करना है उसको? देखिए, विटामिन की बात हो रही है, सिंपल नॉर्मल सप्लीमेंट है, ये कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की कि जिसको उसी दिन उसी समय पे लेना है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। इसके लिए आप जिस दिन भूल गए आप नेक्स्ट मंडे को भी ले सकते हैं, आप 10 दिन भी भूल गए तो आप नेक्स्ट संडे को ले लीजिए, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आप उसका एक फर्स्ट कोर्स है उसका अच्छा रेगुलरली कंप्लायंस के साथ कंप्लीट करिए, ये सबसे हमारा मैसेज रहेगा सबको। हमने यंग फीमेल्स की बात कर ली, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स की बात कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल्स का जो एज ग्रुप है आजकल जो बढ़ता जा रहा है वो है मेनोपॉजल एज ग्रुप। विटामिन डी मेनोपॉज के एज ग्रुप में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही आपका बढ़िया सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल मेरे दिल के क्लोज़ है, क्योंकि मैं यहाँ मेनोपॉज क्लिनिक भी चलाती हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल्स है अपनी 1/3 लाइफ वो मेनोपॉजल एज में बिताती हैं, और जिस तरह से हमारी अभी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है मीन, तो हमारी जो एल्डर पॉपुलेशन और मेनोपॉजल फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो विटामिन डी मैं यहाँ पे फिर से एक छोटा सा बताना चाहूँगी कि बोन का जो पीक मास क्या होता है। हड्डियाँ जो होती है 25 से 30 साल की उम्र के साथ हड्डी का जो मेन पीक बोन मास मतलब पीक बोन डेंसिटी वो कवर हो जाती है, आ जाती है, और इसके बाद बोन डेंसिटी नहीं बढ़ती है। उसके बाद वो हर डिकेड एवरी 10 ईयर्स वो डेंसिटी कम होना शुरू होती है। 3 to 5% डेंसिटी का लॉस होता है, लाइक 30 to 40 में ये लॉस होना शुरू हो जाता है, 40 में to 50 में होता है, और 50 के बाद मेनोपॉज के कारण जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने के कारण ये जल्दी डिक्लाइन होना शुरू होता है। और एल्डर एज में जो 60 और 65 ईयर्स की बात करें तब मेल्स और फीमेल्स दोनों ही जो रिस्क फैक्टर्स है उनके दोनों ही एट द सेम रिस्क पे हो जाते हैं। हड्डी जो फ्रैक्चर का जो डर हमको लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क फैक्टर है 65 के आसपास मेल और फीमेल्स में समान हो जाता है। मैं इसको अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि बोन्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है 30 साल तक, उसके बाद बोन्स खोखली होनी चालू हो जाती हैं, अंदर से खोखलापन हो जाता है, और जैसे चौक जैसे आराम से टूट जाती है वैसे धीरे धीरे 60 साल के बाद हो जाती है, और फ्रैक्चर प्रोन ज़्यादा बोन्स हो जाती हैं। इसलिए विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में आफ्टर 40 हर एक फीमेल को और मेल को सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आप टेस्ट कराएं तो ठीक, नहीं टेस्ट कराएं तो भी ठीक, लेकिन ये सप्लीमेंटेशन आपको रेगुलर लेना चाहिए। वीडियो के एंड में कुछ 2-4 टेक होम मैसेजेस हमारे दर्शकों को। जी, विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, खास तौर से हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, बार बार हाथ पैर दुखते रहते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि बार बार टेस्टिंग मत कराइए। और जैसे आपने अभी बोला कि बेसिक सप्लीमेंट जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनको 365 डेज़ कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना होता है। उनकी 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी कैल्शियम का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम होता ही है। अगेन एक ही कंपनी एक ही ब्रांड को कंस्टेंटली मत यूज़ करिए, टैबलेट्स को चेंज करिए, डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, और अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी एप्रोप्रिएट टेस्टिंग और दूसरे रीजंस को भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी मसल और बोन दोनों की डेंसिटी कम होती है, वास्टिंग होती है। मसल वास्टिंग को सार्कोपेनिया बोलते हैं, और बोन जो कमज़ोर होती है उसको ओस्टोपेनिया बोलते हैं।
उसको नॉर्मल करने के लिए हमको वॉकिंग ज़रूरी है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जब सपना ये बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि 11 से 12 के बीच में अगर हर फीमेल और मेल जो मोर देन 40 है अगर वो धूप में वॉकिंग करे तो उसको ये तीनों काम मिलेंगे। वॉकिंग करने से मसल स्ट्रेंथन होगी, बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक रिएक्शन इम्प्रूव होगा और उसको विटामिन डी भी मिलेगा, तो ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आइए हम लोग सब लोग अपना विटामिन डी लेवल एक बार बेसलाइन लेवल करवा लें और उसके बाद विटामिन डी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स या फिर सनलाइट दोनों का उपयोग करें। थैंक यू, बाय बाय।